ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है ना, आप लोग ऑलरेडी टेस्ट देते हैं, तो जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से देते हैं बेटर रहता है इस पे, है ना, अदरवाइज ऐप से दे सकते हैं। तो आज इस पे ट्राई करते हैं। एंड एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया था कुछ टाइम पहले, मॉक टेस्ट 6 का, है ना। तो अभी 40 हमारा यूनिट वाइज टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। अभी और यूनिट वाइज 50 यूनिट वाइज होंगे, 10 यूनिट वाइज बाद में अपलोड करेंगे। अभी जो टॉपिक देखेंगे जिसका अभी नहीं हुआ है या जिसके कम टेस्ट अपलोड हुए तो उसका अभी 10 यूनिट वाइज और अपलोड होंगे। बाकी अब मॉक टेस्ट फुल लेंथ अपलोड होना शुरू किया ना, जो आगे अब 1 2 3 4 हम लोग अलग से फुल लेंथ अपलोड कर रहे हैं। तो कम से कम 50 फुल लेंथ अपलोड होगा, कम से कम 50, है ना, यूनिट वाइज होगा। तो वो एंड तक अभी है ना टाइम हमारे पास है। तो जो हुए हैं उसको ट्राई करते हैं, है ना। बाकी असाइनमेंट में अलग से आप लोगों को भेज दूंगा। अभी असाइनमेंट बहुत सारे प्रोसेस में है, मतलब बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, तो एक साथ मैं भी कुछ दिनों भेजूंगा। तो अभी क्या करते हैं, इसमें लॉगिन करते हैं। तो आप लोगों को भी आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मिला ही होगा, तो मुझे भी आईडी पासवर्ड मिला है। तो यहाँ से नो थैंक्स, अरे रुको इसको बुला के आते हैं, तब आ जा रहा हूँ। क्या हुआ इसमें, अरे इसको क्या कह रहा है ये, लॉगिन अगेन सर। अच्छा ओके ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आ गया। तो इसमें टोटल हमारे 41 टेस्ट अपलोडेड हैं अभी, और मैंने ऐसे ही 5 एक्सपेरिमेंट के लिए दिया था। तो फुल लेंथ 1, हाँ जो दिया था इधर होगा ना। तो यूनिट वाइज 1 देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें थे, हाँ, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगा क्वेश्चन, बेसिक प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, है ना। तो यूनिट वाइज में कुछ टेस्ट 30 के हैं, कुछ टेस्ट 60 क्वेश्चंस के हैं। ओके, तो यहाँ पे चलो तो मैं लिखूंगा कहाँ, दूसरे पे, है ना। तो आप लोगों ने ट्राई किया है, या मैं फिर एक एक क्वेश्चन बताऊं या फिर डाउट बताऊं, कैसे कहते हो तुम लोग? क्योंकि एक एक बताने में क्या है कि पूरा 3 घंटे में कंप्लीट तो नहीं होगा। जैसे कल भी हम लोग 2022 का पेपर स्टार्ट किए, तो हमने 20-21 तक ही पहुंचे और टाइम खत्म, क्योंकि अगर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा। और अगर जो लोग ट्राई करके आते हैं तो डाउट पहले पूछ लो तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे कम टाइम में हो जाएगा। वरना वैसे तो हमें ना, अगर एक एक टेस्ट हम एक दिन में करेंगे तो हमें 100 दिन लगेंगे। तो मेन है कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, ये जरूरी है ना। और उसमें से कुछ डाउट सर जी। सर ये मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, पोर्टल में? जी जी, वेबसाइट देखिए, मैथ स्टार्ट, आपको वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर। mathstats.conductexam.com। तो आप किस बैच में हो? जैम बैच। नहीं, जैम में क्या आपने फुल लेंथ सिर्फ मॉक टेस्ट लिया है या फुल नहीं पैकेज? नहीं नहीं, पूरा पूरा। जब पूरा है ना आपका, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा ऑफिशियल है ना, फुल पैकेज नाम हाँ से सर। व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हाँ उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, देखिए वहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक तो क्या आपको आईडी पासवर्ड मिला अभी तक कि नहीं? है। मिला है शायद मिला है उसी ना? टाइम पे, लाइक हाँ फीस तो पहले ही जमा किया था। जी जी जी। तो आप वहाँ वेबसाइट पे जाइए, आईडी पासवर्ड चेक कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो वो जो सर कॉन्टैक्ट, आईडी पासवर्ड क्या मतलब क्या होता है ये वो यहाँ पे पासवर्ड? बोल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ओके आप, ओके ओके, यस तो ओके। आप एक बार चेक करना, तो ज्योति मैम जो है उनको आप टेक्स्ट करना, ठीक ओके है। सर, ओके। हाँ, या तो वो आपको बता देंगे आपका क्या आईडी पासवर्ड है। ओके ओके सर, या थैंक यू। फाइन। और किसी को प्रॉब्लम इससे रिलेटेड? तो ये तो हाँ सर, बेसिक। मुझे ये पूछना था सर कि ये जो एक्सिस रहेगा फुल लेंथ का, वो कब तक रहेगा सर? टिल एग्जाम तक रहेगा ना अभी? जी 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 जी, एग्जाम तक रहेगा। टोटल 100 टेस्ट, कम से कम 100 टेस्ट एग्जाम तक का एक्सेस रहेगा, आप कभी भी टेस्ट दे दो। एक्चुअली लेकिन सर कोशिश करो टेस्ट एक शेड्यूल बना के दो, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 10 टेस्ट दे रहे हो, ऐसा मत करो। आप एक शेड्यूल बना लो डेली का, क्योंकि 100 डेज ही एग्जाम में बचे हैं। तो एक शेड्यूल बना लो, लाइक 2 to 5 का शेड्यूल फिक्स कर लो आप अपना ही, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ट डिसिप्लिन होता है। आप ये मत सोचो कोई आपको बताएगा ऐसे करो वैसे ही करेंगे। आप देखो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उसके हिसाब देखो। अब हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, बच्चा थोड़ी है कि वो सिखाना पड़ेगा ये करो ये नहीं करो। हाँ, जहाँ पे लैग कर रहे हो वहाँ पे सीखो, आप लोगों से पूछो। लेकिन अभी आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। तो रोज आप अ, अगर सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है, सिलेबस नहीं किया तो कंप्लीट करो, कर रखा है थोड़ा थोड़ा डिवाइस करो सिलेबस। फिर मॉक टेस्ट एक एक टेस्ट डेली दो आप। उसका देखो डाउट क्या है, 6 to 9 में डाउट पूछो। तो बीच में भी हम डाउट ले सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा डाउट है तो ले सकते हैं।
ठीक है। एक्चुअली सर मेरा थ्योरी अभी फिनिश हो गया है, तो मैं टॉपिक वाइज अभी टेस्ट दूं या फिर फुल लेंथ का दूं सर? क्योंकि मैं फुल लेंथ का देख रही हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, और उतना मतलब टाइम भी नहीं रह रहा है सर मेरे देखो पास। फुल लेंथ का एक्चुअली होता है एंड में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी आप फुल लेंथ खत्म कर लोगे, बाद में यूनिट वाइज करोगे, तो मुझे लगता है एग्जाम में 3 महीने है अभी, ठीक है। तो फुल लेंथ का मेनली आप जनवरी में पूरा फुल लेंथ करना, दिसंबर में करना, पहले यूनिट वाइज निपटा लो, उससे आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। मेनली फुल लेंथ का क्या है, जब भी आपके पास टाइम है ना, जनवरी पूरा रहेगा तो उसमें सिर्फ फुल लेंथ कवर करो आप, दिसंबर रहेगा आपके पास, अभी तो नवंबर शुरू ही हुआ है, तो आप पहले मॉक टेस्ट वो फिनिश करो आप, है ना, यूनिट वाइज फिनिश कर लो, ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज पूछनी थी सर, आप जो नेट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होने वाला है सर? वो नेक्स्ट ईयर में पीएचडी का थीसिस सबमिट करने वाला हूँ, तो थीसिस सबमिट करूंगा मैं अराउंड मतलब अप्रैल मई जून हो जाएगा, तो अगले साल जुलाई भी हो जाएगा, तो उसके अरे बाद ही वाह। होगा। मेरा पीएचडी भी कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो गया है ऐसे, तो 2 ही पेपर चाहिए था पीएचडी डिग्री के लिए, मेरे 5 ऑलरेडी पब्लिश हो गए, 2 पब्लिश पेपर चाहिए, तो मेरे तो एलिजिबल हो गया हूँ डिग्री के लिए। लेकिन 3 साल से पहले मैं सबमिट नहीं कर सकता, तो मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2021 में, मतलब 2 अगस्त 2021 को मेरी पीएचडी स्टार्ट हुई थी, तो मेरी पीएचडी खत्म होगी 2 अगस्त 2024 को, उससे पहले मैं सबमिट नहीं कर सकता, तो मुझे अभी 24 तक वेट करना पड़ेगा, तो तभी नेट बैच स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे। जैम गेट नेट, हमारे साथ और भी फैकल्टी जुड़े हैं, अभी मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा, तो मैं अकेले नहीं पढ़ाऊंगा, नेट बैच में हमारे साथ 5-6 फैकल्टी होंगे जो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे, तो वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। गेट नेट जैम अगले साल 3 बैच चलेगा, इस बार जैम और गेट का बैच हमारे पास है बस, है ना, ठीक है। चलिए, और लखराज को पूछना था आपको? नो सर, नो सर। ठीक है, और किसी को चले स्टार्ट करते। तो जिन लोगों ने ट्राई किया, अगर मैं कल इसलिए कल इन्फॉर्म कर दिया था, तो जिन लोगों को अगर ट्राई किया तो सीधा सीधा बताओ, ये 1 यूनिट टेस्ट 1 है जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पे है, तो इसमें अगर किसी को है तो क्वेश्चन नंबर बताओ सीधा सीधा। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, फिर से कल भी कर रहा था मैं, कि जैसे हमने कल 2023 का डिस्कशन किया, 2022 का किया, आप ट्राई करो। अगर आपको जैसे होगा क्या, सब लोग डाउट बताएंगे, पूरा पेपर हो ही जाएगा। जैसे मान लो कोई बोलेगा 20 डाउट है, कोई 21, कोई 20, ऐसे करके पेपर हो ही जाता है। लेकिन ऐसे मैं पढ़ाऊंगा ना, ऐसे थियोरेटिकल बताना शुरू करूँगा, बहुत टाइम लूंगा पढ़ाने में, ऐसे डाउट कर करके जल्दी हो जाएगा। और मेनली आपको यही सीखना है कि आपकी वीकनेस क्या है, उसी पे हम काम करते हैं, है ना, उस पर काम करना जरूरी है ना। सो ये है, बाकी आप देखो डाउट है ना, कभी भी ऐसे पूछ सकते हो। तो अभी हम डाउट कर लेते हैं सीधा सीधा। 11वां किसी ने पूछा है ना, ओके लेट्स ट्राई। और ये सब पेपर हमारे टीम में जो है ना, बहुत सारे लोग, लाइक 15-20 लोग हैं इसमें जो बनाते हैं, तो क्योंकि मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इधर काम करता हूँ पीएचडी का दिन में, तो वो लोग बनाए, देखते हैं कैसा पेपर है। और डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होगा सबका, तो उसके हिसाब से बन रहे हैं, देखते हैं। सो कह रहा है सर्टेन सिटी रिसीव्स 3 न्यूज़पेपर्स ABC, न्यूज़पेपर A has 50% of the reader in the city, न्यूज़पेपर B has 30% of the reader, and न्यूज़पेपर C has remaining 20% of readers. Assume that no one in the city reads more than 1 newspaper. अच्छा, सब एक ही पढ़ रहे हैं। The probability that among 6 randomly chosen readers in the city, क्या probability है 6 randomly chosen readers in the city, 3 will read newspaper A, 2 will read newspaper B, and 1 will read newspaper C. Okay. तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? किसी ने ट्राई किया है? और किसी को आइडिया बताओ। देखो तो इसमें पूछा क्या है, आपने 6% सेलेक्ट किया ना, तो कौन सा थ्योरम लगाओ पहले ये बताओ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ना लगा सकते हो, 50-30-20 है ना, तो 6 का 30%, 0.8, 50%, तो चलो 3 हो गया। तो देख लो कैसा काम करते हैं। सी मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, तो ये बैच 4 है आप लोगों का, है ना, जो मॉक टेस्ट डिस्कशन बैच 4 है, बैच 4 है। और आज डेट है आपका क्या है, 3 नवंबर। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने कहा है, तो 11th क्वेश्चन सेज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 read newspaper A and 2 read newspaper B and 1 read newspaper C. So newspaper A रीड करने वाले कितने लोग हैं? I mean sorry,
क्या प्रोबेबिलिटी है न्यूज़पेपर ए रीड, है ना 50%, एंड बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, एंड सी की कितनी है 20%, राइट। सो अमॉन्ग 6 रैंडमली चूजन पर्सन, आपको पता है ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो, हायर लेवल पे भी लोअर लेवल पे भी। आप लोगों ने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि नहीं, है ना? यस, सिलेबस में है ना मल्टीनोमियल। देखो मल्टीनोमियल से करता हूं मैं, देखो बिना डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं कर सकता था, लेकिन मतलब बिना डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे तुम, A1 इंटरसेक्शन A2, 3 बार A लेना है, 2 बार B और 1 बार C। तो या तो तुम्हारे पास टोटल 6 लोग हैं, तो n की वैल्यू 6 है, तो इसको उससे कर लो, n 6 है, P1 है, या PA बोल दो चाहो तो, ये 50% है, PB बोल दो 30% है, PC बोल दो कितना था 20% है। तो A पढ़ने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी है 50/100, B की प्रोबेबिलिटी 30/100, C n 6 है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे ये ABC 3 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ। A मतलब द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग, है ना, न्यूज़पेपर A B, तो n टोटल 6 है। तो आपको याद होगा कि या XA XB XC ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ XA XB लिख सकते हो। सो दिस इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल विद पैरामीटर P1 P2 P3 और साथ में n भी होगा। सो n P1 P2 P3 या PA PB PC इससे करते हैं। तो मुझे कोई बताइए इसके केस में क्या लगता है आपको। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहाँ अगर लिखूं प्रोबेबिलिटी XA इज 3, द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग 3 न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर B is 2, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर C is 1। सो कोई PMF बताइए जिनको याद है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस, तो Into 6 में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और डिफरेंस बचेगा ही नहीं, है ना। अगर आप 3 2 5 6, तो अगर लास्ट में लिखोगे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट PA की पावर, हाँ PC की पावर 1, और आगे अगर आप लिखोगे 1 माइनस PA माइनस PB माइनस PC, तो वो खुद ही वो ऐसा है ही नहीं, मतलब वो एक्चुअली नल सेट है ना। 3 2 5 6 खत्म हो गया ना, तो इसी में 6 एग्जॉस्ट हो गया, तो जरूरत नहीं है आपको उसकी। ठीक है, तो ये पुट कर लीजिए आप सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ गया कि 6 में 3 लोग न्यूज़पेपर A पढ़ रहे हैं, 2% न्यूज़पेपर B पढ़ रहे हैं, 1% न्यूज़पेपर C पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया 50 मतलब 1/2, 50/100 1/2 की पावर 3, 3/10 जो कि था 30/100, तो इसकी पावर 2 और 2/10 जिसकी पावर 1। क्या ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग? तो आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है जी, किसको पूछना है तो पूछो कुछ। ओके है, चलिए नेक्स्ट। तो ये 11 हो गया। और बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी कल 2022 का ही डिस्कशन है, जो लोग फुल पैकेज में स्पेशली उनको बता रहा हूँ, या जो लोग PYQ बैच में है, क्योंकि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है सबका। तो जो लोग PYQ बैच में बैच 3 में हैं, तो वो लोग 22 का ट्राई करके आना। पहले 21 मैंने कल डिस्कस किया था क्लास में, 20 उसके बाद वो लाइट चली गई थी तो फिर कैंसिल करना पड़ा था क्लास। तो पहले 20 ही डिस्कस कर पाए थे हम, तो 20 में जो डाउट होगा वो कराऊंगा, फिर आगे डिस्कशन शुरू करेंगे हम 21 से लेके 60 तक, कल 6 to 9 में। ठीक है, बैच 3 की क्लास होगी, तो अल्टरनेट है, आज इसकी है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। 21। ठीक है, तो आज जो लोग रह गए, जो लोग, हाँ एक मिनट, 21 24 जो लोग आज रह गए, मान लो आज आपने अगर नहीं पॉइंट आउट किया कौन कौन से क्वेश्चन है, तो क्लास से पहले आप एक बार जाके देख लेना पोर्टल पे कि ये क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, एक बार सॉल्व भी कर लेना। कई बार ऐसा होगा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे मेरे से पहले, तो सॉल्व भी कर लेना। फिर भी रह गया तो आप क्लास में पूछो। ठीक है, चलिए एक मिनट 21 से पहले है नहीं, 21 24 के बाद है तो रुक जाओ, और 24 1 के पहले है तो बताओ। 21 देख लेते हैं पहले, रुको 21 24 कर लेते हैं उसके बाद। तो ये 21 है आपका, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, सीधा आ जा रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोबेबिलिटी। तो ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, एक जो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन था मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया मैंने, अदरवाइज नहीं भी यूज करता तो भी हो जाता, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से भी हो जाता, लेकिन चूंकि आप पढ़ चुके हो मल्टीनोमियल तो वो लगा दिया हमने, तो वैसे भी हो जाता। तो 21 कह रहा है, 21 जो है उस डेफिनेशन पे है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में बेस्ड क्वेश्चन। जी सर कैसे पहचाने वाला कि वो मल्टीनोमियल
था। हाँ हाँ, जैसे आप बाइनोमियल कैसे पहचानते हो, कुछ बताओ, आपको पता तो है। हाँ, नहीं बताओ दो ही आपको। आउटकम्स होते। हाँ राइट, नहीं सिंपल होता है, एन टोटल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, उसमें हर ट्रायल के पास दो ऑप्शन है, सक्सेस या फेलियर, ठीक। ये चीज होता है बाइनोमियल में कि लाइक ईच देयर आर एन बर्नौली ट्रायल्स एंड ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। देन एक्स जो होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, उसी का एक्सटेंशन है ये। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे टोटल 6 न्यूज़पेपर्स हैं, अब उसके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, तो मल्टीनोमियल होने का यही फायदा है, बाइनोमियल में 2 ही ऑप्शन है आपके पास, मल्टीनोमियल में मोर देन 1 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ 3 ऑप्शन था, ए बी सी, ठीक है। तो सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 बोल दो, या सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर। तो अगर ए बी को मैं सक्सेस 1 सक्सेस 2 बोलता हूँ तो सी को मैं फेलियर बोलूंगा। इस तरीके से यहाँ 3 ऑप्शन था, है ना। ईच कोई भी पर्सन के पास 6 है, 6 पर, है ना, वैसे जो भी क्वेश्चन था तो उसके पास आपके पास ऑप्शंस हैं। सीटी में टोटल 6 लोग थे, है ना, 6 रीडर्स थे, 6 ट्रायल्स हैं। अब 6 रीडर के पास ऑप्शन है, दे कैन चूज आइदर ए बी सी, दे हैव 3 ऑप्शंस। तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा ईच पर्सन हैज 3 ऑप्शंस, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीनोमियल है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए P1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी P2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सी P3, इस तरह से। तो n Yes, sir, got it. टोटल लोग था, n में से 3 पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सोच सकते हो, या सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर, ऐसा करके। Yes, sir. चलिए, तो इसको एक्सोमेटिक डेफिनेशन लगाते हैं। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन में क्या था, 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि A1 A2 A3 AN आर डिसजॉइंट इवेंट्स, देन union of probability of EIs equal to exactly equal to sum of probability of EIs या sum of probability of AIs, अगर इवेंट A ले रहे हैं आप। चलिए पहला देखिए, कह रहा है कि सैंपल स्पेस आपका 0 से इन्फिनिटी है, ठीक, और A सबसेट है, मतलब A सबसेट है ओमेगा का, मतलब A इवेंट है, पहला ऑप्शन बात कर रहा हूँ। PA 0 है if A is finite and PA is 1 if A is infinite। ओके, तो मुझे देखना है कौन सा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। तो अगर आपको लगता है डिफाइन नहीं करता, दिखाना पड़ेगा कहाँ फेल करेगा, है ना। सो ए अगर फाइनाइट सेट है, हाँ ओके, तो देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है, आप समझिए, आपको इस तरह ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो मैं ए ऑप्शन प्रूव कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है, ये जो पी फंक्शन यहाँ पे है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्यों नहीं है। सो इसने कहा है कि आपका सैंपल स्पेस है 0 से इन्फिनिटी, तो मैं एक इवेंट A1 बनाता हूँ 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, एंड A2 बनाता हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन के हिसाब से PA1 क्या होगा और PA2 क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से। पहला ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन के हिसाब से बताइए, समझ रहे हैं आप क्या बोला है। ए फाइनाइट है, लिखे हुए वो दिखाइए, हाँ जहाँ आप लिखे हुए सेट वो नहीं दिख रहा। ये ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जो आपने सेट बनाया है वो। हाँ अच्छा वो नहीं दिख रहा, तो एक बार देख लो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, A2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1/2 1/2। नहीं, इसने कहाँ कहा है, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना, अपने मर्जी से थोड़ी सोचना है। ऑप्शन ए देखो आप, इस क्वेश्चन 21 का ऑप्शन 1 होगा सर, इनफाइनाइट। हाँ, अगर कोई इवेंट फाइनाइट है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, इनफाइनाइट है तो 1 है ना। संजय आप देखो ध्यान से, अगर फाइनाइट सेट ले रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी 0 है, इनफाइनाइट लूंगा तो 1 है। तो हमने इनफाइनाइट लिया है दोनों, डॉट 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 लगा हुआ है आगे, ये आगे डॉट 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 है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो ठीक है, तो अब देख लीजिए ये इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, 2 आ जाएगा। हाँ ये तो गड़बड़ हो गया ना फिर तो थोड़ी कोई प्रोबेबिलिटी तो गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दिक्कत है, चलो ए नहीं है प्रोबेबिलिटी फिर, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी होगा तो वो सारे फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई करेगा। कभी ऐसा भी दिखा दो कि कोई फॉर्मूला होल्ड नहीं कर रहा है तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये हो गया आपके पास। और अब नेक्स्ट बी ऑप्शन क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो बी तो मुझे दिख रहा है ज्योमेट्रिक टाइप का, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया इसने, सपोर्ट 1 से, 1 से, तो ये प्रॉब्लम हो गया।
अच्छा देखो जरा, एक मिनट चेक कर लेते हैं पहले क्या है। यहाँ सैंपल स्पेस 1 से स्टार्ट किया है, ओके। तो इसका सम अगर निकालोगे 1 से इन्फिनिटी में क्या आएगी, जरा इसका सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी निकाल लो यहाँ से। q इंटू पी की पावर x माइनस 1 ऐसा बना सकते हैं, लेकिन पी क्यू बनेगा ही नहीं, है ना। अगर आप ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करोगे q इंटू पी इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, तो 1/3 इंटू 1/3 की पावर x माइनस 1 तो बनेगा ही नहीं। और इसका प्रॉपर्टी नहीं दिखाने का तरीका क्या है, सिंपल, आप सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी निकाल लो, 1 नहीं आएगी। आप चेक करो, सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी निकाल सकते हो आप लोग? यस सर, 1 नहीं है। यस सर, 3/2 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ a अपॉन, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी नहीं है बी ऑप्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी 1 होनी चाहिए, ये 1 नहीं देगा सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी, तो ये आउट हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि ओमेगा आपका 1 से 21 तक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ए 0 अगर ए इवन नंबर है, अच्छा ए के पास इवन नंबर एलिमेंट है, और ए 1 अगर ए के पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर से जैसे पहले में मैंने गलत प्रूव किया, उसी लॉजिक से प्रूव कर दूंगा इसको भी गलत। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी ले आऊंगा मैं, कैसे? मैं अगर ए में लेता हूँ 2 एलिमेंट, और A1 में 2 एलिमेंट ले लूँ, A2 में 4 एलिमेंट ले लूँ मैं, तो A1 की प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी, A2 की, एक मिनट, ऑड नंबर है ना, सॉरी, A में अगर ऑड नंबर है तो प्रॉपर्टी 1 है, तो वही A में 1 एलिमेंट ले लो A1 में, और A2 एक सेट बना तो में 3 एलिमेंट ले लो, तो यूनियन की प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर 2 आ जाएगी, जैसे पहले ऑप्शन में किया। तो डिसजॉइंट सेट ले लो दोनों, है ना। जैसे मान लो A1 पहले ऑप्शन की तरह, जिस तरह पहले ऑप्शन गलत दिखाया उसे C भी गलत है, तो ABC प्रॉपर्टी फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, या कोई फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो भी प्रॉपर्टी नहीं होगा वो। अच्छा अब यहाँ आ जाइए, डी में डिस्क्रीट, हालांकि है ना। सर सर आप सी वाले ऑप्शन का थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मतलब वो समझ नहीं आ रही मुझे। जी देखिए, सी में जो है आपके पास सैंपल स्पेस दिया है 1 से लेके 21 तक, ठीक। तो मैं एक A1 सेट लेता हूँ, जस्ट सेट कंटेनिंग 1, और A2 सेट लेता हूँ 1, 2, 3, no 1, 2, 3 मत लो, आप एक्स्ट्रा एलिमेंट लो, डिसजॉइंट बना दो, तो आप लो लाइक 3, 4, 5। So what is probability of A1 according to option C, and what is the probability of A2 according to option C? चेक करो। 1/21। अरे अपने मर्जी से नहीं अज्यूम करना है, क्वेश्चन में जो दिया है वो लेना है, अपनी मर्जी से नहीं बनाना है। वो तो 1 है। हाँ, तो ये बोल रहा है PA1 अगर A में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वही तो मैं बोल रहा था, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अगर मैं A1 यूनियन A2 की प्रॉपर्टी निकालूंगा तो डिसजॉइंट है, तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 2, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। नहीं। हाँ, इसीलिए ये C PMF नहीं हो सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं हो सकता P यहाँ पे, तो D ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, है ना। अब D में आप दिखा सकते हो कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, है ना, 2, 3, 4, 5, 6 है इसमें, और सम भी 1 आ जाएगा, तो डिसजॉइंट सम 1 आ रहा है। अच्छा सम 1 नहीं आ रहा है क्या? इसने गलत दिया है क्या? नहीं, सम 1 आ रहा है सर, मैं वही बोल रहा हूँ। 6, 5, 11, 4, 13, 2, 15, 2, 17। एक मिनट 2, 3, 4, 5, 6 का सम कर लो, क्या आएगा? नहीं, डी में सर, हाँ डी में 1 आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग कहाँ आ गए? तो हम लोग 21 देख लिया, अगला 24 था। ठीक है, आप लोग अगले क्लास में ट्राई करके आना तो बेटर रहेगा, उससे सिर्फ डाउट। 22 भी बता दीजिए। सर जी सर बोल रहे थे एक बार इसको एग्जाम बहुत जब आया था तभी दे दिए थे, उसके बाद दोबारा नहीं दे सकते उसको पेपर? दोबारा तुम देख सकते हो ना, आप जाकर। हाँ देख सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। मैं कैसे देख रहा हूँ वैसे है, मैंने हाँ देख तो सकते हैं सर, यस तो हाँ वो तो मिल जाता है, वो इसीलिए दे नहीं सकते, वही बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक बार आपने दे दिया एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबमिट कर चुके हो। अब आपको क्या करना, ओपन करना है, सॉल्यूशन सेक्शन में जाना है, तो आपको आंसर की के साथ अब आपके पास पेपर आ गया, ठीक। अब आप खुद से एक बार सॉल्व करो सारे पेपर, ठीक है। रिवीजन में कोई नुकसान नहीं है, आप जितनी बार रिवीजन करोगे एग्जाम में उतनी गलती आपकी कम होगी, ये है। तो आप फिर जैसे आज मॉक टेस्ट 1, 2, 3 का डिस्कशन है, तो आप अगले क्लास से करना, जो भी डिस्कशन होगा पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो और ऑर्डर में चलेगा तो फिक्स है, आज 1, 2, 3, अगले क्लास में 3, 4, 5, मतलब अगर आज जितना हुआ उसके आगे अगले क्लास में होगा, तो वैसे करके है। तो आप वो पहले सॉल्व करके आना क्लास 2 से 5, आप फिर टेस्ट दो, वही कह रहा हूँ, 2 से 5 फिक्स रखो टेस्ट के लिए, या जो क्लास में होने वाला है आज वो आप बैठ के करो उस टाइम पे, 5 से 6 में पढ़ देख लो क्या पूछना है आपको 5 to 6 में। तो अगली क्लास से सॉल्व करके आना, जो लोग नहीं आ पाए, बहुत लोग करके आए हैं, तो सॉल्व करके आना, ताकि आप एकदम क्लियर हो कि आपको क्या पूछना है, और उससे टाइम हमारा बचेगा।
है ना, ये चीज है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। अब मैं एक एक बताऊंगा तो सर मैं बहुत सेकंड वाला किया था तो सर ये क्या आंसर गलत है क्या इसमें? हो सकता है, कुछ गलती होंगी, इंसान है हम लोग, गलतियां होंगी, क्वेश्चन कोई नंबर दिक्कत 2 नहीं। में हाँ वो चेक कर लेते हैं, गलतियां हो सकती हैं तो वो हम देख लेंगे, लेकिन हो सकती है, श्योर नहीं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो अच्छा अच्छा अभी अब क्या, अपडेट हो गया सर। पहले 4th वाला ठीक है अच्छा सर, अब सही है। ठीक है ना। चलिए हम 22 पे आते हैं। 22 कह रहा है कि सपोज देयर आर 5 पेयर ऑफ शूज इन अ क्लोसेट एंड 4 शूज आर टेकन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ ये तो हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है, जो लोग टेस्ट दे रहे थे। तो इसका आंसर शायद गलत था, नहीं 13/1 ही सारा था, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे ना। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ जी किसका डाउट था? नेहा आपका डाउट है ना ये, नेहा पांडे। तो Yes, sir. हाँ तो आप शायद लेट ज्वाइन किए, पहले हम लोग शुरू में जब टेस्ट शुरू किए थे तब वो डिस्कस किया था हालांकि, लेकिन देखिए यस सर किए थे उस दिन, ऑप्शन गलत था बोले थे इसका। हाँ वो सही ऑप्शन बात है। शायद गलत था इसका, बच्चे बता रहे 13/20 बनाता है इस तरीके से। तो करना क्या है, एक एक में से आपको एक एक चूज करना है। जैसे आपको क्या कह रहा है कि सपोज देयर आर 5 पेयर्स ऑफ शूज इन अ क्लोसेट एंड 4 शूज आर टेकन आउट, 5 पेयर है मतलब 10 आपके पास शूज हैं अलग अलग रखे हुए, और 4 शूज आप चूज कर रहे हैं, उसमें 10 में से 4 चूज कर रहे हैं एक्चुअली। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द 4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द 4 टेकन आउट देयर आर, क्या लिख दिया, एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर। तो मतलब सिंपल है ना कि आपको क्या करना है कि तो आपको क्या करना है कि जैसे इस क्वेश्चन में 22 में टोटल 5 पेयर है और आपने 4 ही चूज किया है। पहले बात सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 10 चूज 4 है ना। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 कंप्लीट पेयर चाहिए आपको, मतलब 4 में से, तो एक काम करो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो क्या होगा, तो At least 1 complete pair. All shoes are from different pair. और क्या होता है, शोर मचा रहे बाहर। एटलीस्ट बोला है सर। तो क्लास में आ रहा हूं, ओके कहाँ क्या बोल रहे थे? हाँ क्या करना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे सर। कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सो 1 कंप्लीट पेयर का क्या मतलब है, एक भी कंप्लीट ना है, तो एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर पूछा इसमें। अच्छा इसने पूछा एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर, हाँ तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, नो कंप्लीट पेयर है ना, मतलब एक भी पेयर ना है। सो ये एटलीस्ट 1 पूछा हुआ है, एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो पेयर, यही मतलब होगा कि कोई पेयर, मतलब कोई कंप्लीट पेयर, नो कंप्लीट पेयर है। इसने पूछा एटलीस्ट 1 कंप्लीट पेयर, सो 1 माइनस, पहले तो आपने 10 चूज 4 चूज कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, एक भी कंप्लीट पेयर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, अब 4 ही चूज करना है, तो पहले तो 5 पेयर में आपको 4 वो चूज करना पड़ेगा, मतलब 5 पेयर में क्या करना पड़ेगा, 4 पेयर चूज करना पड़ेगा, और उन चारों में से, हाँ उन चारों में से एक एक चूज कर लो, तभी तो कंप्लीट पेयर नहीं आएगा, देख लो। हाँ सर। क्योंकि 5 पेयर है तो पहले 4 पेयर उठाओ, मतलब हम फेवरेबल केस सोच रहे हैं कि एक भी कंप्लीट पेयर नहीं चाहिए मुझे, तो पहले 5 पेयर है तो पहले 4 पेयर को उठाएंगे, और उनमें से फिर हम एक मिनट यहाँ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ये इतना गलती हुआ है क्योंकि 4 चूज कर लिया आपने, अब इसमें से एक उठाना है, तो 2 में से एक चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2C1. हाँ 2C1 से एक चूज करना ना, 2C1 4 हो जाएगा, हाँ पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, एंड चल रहा है 1 and 1 and 1 and 1, तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, शायद आंसर गलत देता है ये, तो 5C4 तो 5C1 के इक्वल हो जाएगा 5 and 2 का पावर 4 16 बाई 10C4 सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है। सो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, तो ये 24 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24 ना, 4 3 2 1, करो सिंप्लीफाई,
तो चेक कर लेना जो भी आंसर होगा, शायद इसका आंसर गलत था, पहले बच्चे बताए थे, तो आप एटलीस्ट मेथड तो पता है ना आपको, कोई बात नहीं, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखना, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं 22 का 24 किसी का डाउट। चलिए, प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 पीपल विल फॉल, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कैलेंडर मंथ। ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी that the birthdays of 6 people will fall in exactly 2 different calendar month, मतलब 6 लोग हैं और इनका बर्थडेज 2 ही मंथ में आएगा, तो पहले तो 2 मंथ चूज करना पड़ेगा। कितने मंथ होते हैं टोटल? 12। तो पहले 2 मंथ आप चूज कर लोगे। अच्छा, नोटेशन लिखने में गलती हुई, टाइपिस्ट ने हमारा गलती किया है, 12C2 है ये, तो गलती से अपॉन लगा दिया है ना, तो हम पहले तो 2 मंथ चूज करेंगे, ठीक है, 12C2 आ जाएगा। उसके बाद, ठीक है जी, इसने कहा है कि 6 लोग हैं, बर्थडे 2 ही मंथ में आने चाहिए, तो 2 मंथ हमें पहले वो चूज करना पड़ेगा, कौन से 2 मंथ। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है ना, तो टोटल, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मंथ पॉसिबल है। सो 12C2 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 2 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक। अब इसके बाद आपको कह रहा है कि the probability that birthdays of 6 people will fall into exactly 2 different calendar month। तो अब क्या आपको 6 लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है? क्या तरीका होगा? Each person has how many choices? Each person has how many choices of months? 2 choices। तो 2 into 2 into 2 into 2 6 बार हो गया, and first and second, third and fourth and fifth and sixth, each person has 2 choices, end का combination प्रोडक्ट होगा, तो 2 की पावर 6 टोटल पॉसिबिलिटी है। बट इनका एग्जैक्टली 2 मंथ, इसमें पता है एक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम बस ये है कि जैसे हमने कहा हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो जैसे अब 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 2 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, और फिर ऐसे ही इसके पास 2 चॉइस। लेकिन मैं देखो 2 केसेस ऐसे बन रहे हैं, आप नोट कर पा रहे होंगे, जहां पे एग्जैक्टली 2 मंथ में नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? क्या एक ही मंथ में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि 6 के 6 ने एक ही मंथ चूज कर लिया, या तो ये मान लो मंथ ए मंथ बी, तो एक केस ऐसा है, टोटल आपके पास 2 की पावर 6 पॉसिबिलिटी है ना, ईच पर्सन हैज 2 चॉइसेस, तो फर्स्ट हैज 2 चॉइस, सेकंड हैज 2 चॉइस, थर्ड हैज 2 चॉइस एंड सो ऑन, तो 2 raised to power 6। बट हमें एग्जैक्टली 2 मंथ चूज करना है, तो कम से कम एक पर्सन इसमें हो और कम से कम एक पर्सन इसमें हो, ये जरूरी है। तो इसका मतलब इसमें एक केस ऐसा होगा कि 6 के 6 लोग हो सकते हैं इसी मंथ में चले गए, एक केस वो है, वो घटाना पड़ेगा, माइनस एक केस ऐसा है कि ये 6 के 6 लोग इसी मंथ में चले गए, तो वो घटाना पड़ेगा। तो अब जो बाकी केस बचेंगे ना, उसमें कम से कम 1 लोग इस मंथ में होंगे, कम से कम 1 लोग इस मंथ में होंगे। इसका मतलब है कि टोटल जो 6 लोग हैं उनका बर्थडे 2 डिफरेंट मंथ में ही आएगा। तो दिस इज अ टोटल पॉसिबिलिटी अपॉन, मतलब ये तो हमने काउंट किया ना। अब इसका क्या करना है मेरे पास, हमारे क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 पीपल विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कैलेंडर मंथ। अब ऐसे इन जनरल इनिशियली एक पर्सन के पास कितने चॉइस है टोटल? 12। तो उसके हिसाब से सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगी, फर्स्ट हैज 12 चॉइस, सेकंड हैज 12 चॉइस इन जनरल इनिशियली, तो टोटल 2 की पावर 6 था। और ये हम केस काउंट कर रहे थे कि एग्जैक्टली 2 मंथ में फॉल करने का, तो 12 में से पहले 2 चूज किया, ये यहाँ था, तो 12 में से 2 चूज किया, 2 की पावर 6 माइनस 2 इज द फेवरेबल आउटकम्स, और ये अपॉन में 12 की पावर 6 टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट था कि 6 पर्सन का बर्थडे 12 मंथ है, तो एक पर्सन हो सकता है किसी भी 12 मंथ में हो सकता है, दूसरा किसी भी 12 मंथ में हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आंसर है, देखिए ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए, तो कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट बर्थडे ऑफ 6 विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 मंथ, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं, देख लीजिए नेक्स्ट। तो टेस्ट 1 में अभी कोई और डाउट है तो बताइए। 12, 13, 14 का आंसर करेक्ट है क्या? अच्छा, चेक करते हैं, गलत हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 12, 13, 14 का ठीक है, चलो कुछ लोग ट्राई करके आए, अच्छी बात। ऐसे अगले बार से ट्राई करके आना सब लोग, जो भी PYQ हो वो करके आना, जो भी टेस्ट हो वो करके आना, दोबारा करके आना। अगर पहले कर रखा है तीसरी बार करो, चौथी बार करो, कोई नुकसान नहीं है। तो रिवीजन ही तुम्हें बेटर, देखो हर जो बच्चा एग्जाम की तैयारी करे, हर बच्चा अच्छा बच्चा है, लेकिन जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उसकी गलतियां उतनी कम होंगी।
बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनका एग्जाम नहीं निकलता है इस वजह से, ऐसा नहीं उनके नॉलेज नहीं है या वो अपने कॉलेज में टॉपर रहते हैं, फिर भी क्योंकि वो अपने कमियों को कम नहीं करते, मतलब जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज होगा? रिवीजन के थ्रू, है ना, या भूल भी जाते हैं ओवर टाइम, तो रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। ओके है, तो मुझे भी कई बार देखते हो मैं खुद भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हर साल आता है, अगले साल वो चीज़ आती है, फिर मैं सोचना पड़ता है उस टाइम पे। ओके, तो चलिए, तो ये कह रहा है कि A and B be the two events each with positive probability, then which of the following statement is true? ओके, तो सर इसमें सॉल्व करने पे AI आंसर का ए आ नहीं, रही है, लेकिन ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा ना सर? अच्छा, Yes, ये तो sir. ऐसे ही करेक्ट होता है, इजी ऑप्शन है। ए करेक्ट हो रहा है सर। हाँ हाँ, ए एक लगाया मैंने, डी दिया है। इसने गलत D कर रखा गलत है। है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वी ऑलरेडी नो इट इज 1, तो गिवन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब सेम, अगर गिवन भी है तो वो सेम रूल फॉलो करता है जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है। पी ए के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला पी ए गिवन बी के लिए होगा। सो लाइक पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, वी नो, सो पी ए गिवन बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी 1, तो ए ट्रू होना चाहिए, इसने गलत लगाए। तो आप में से कोई जैसे जो गलत मिलता है ना, वो ज्योति जो मैम है उसको आप मैसेज कर दिया कीजिए, मतलब वो करेक्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो पोर्टल पे वो अपडेट हो जाएगा, वो ये कि अगली बार है ना वो अपडेट कर देंगे इसको, ऐसा है। तो जो भी गलती मिले एक बार कंफर्म करके पहले, फिर आप उनको बता सकते हो, ठीक है। नंबर 13 भी देख लीजिए, देख लेते हैं। पी ए टू वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें 13 में, ओके देखते हैं। यस सर। ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 1/4 है, तो ए एंड बी आर। अच्छा, तो क्या पी ए इंटू पी बी हो रहा है क्या? 3 3 कट गया, 2/8 1/, अच्छा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है और पी ए इंटू पी बी हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इक्वली लाइकली तो है नहीं। अच्छा, ये भी गलत है, क्योंकि इक्वली लाइकली तब होता है जब प्रोबेबिलिटी इक्वल आती दोनों की ना, तब इक्वली लाइकली होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ये भी गलत है आंसर। फॉर 3 पेयर्स ऑफ इवेंट ए बी ए सी बी सी, ठीक है, ए बी इंडिपेंडेंट है, ए सी इंडिपेंडेंट है, बी सी इंडिपेंडेंट है, देन पी ए बी सी इज, क्या जरूरी है ऐसा होगा? सर इसका सी होना चाहिए ना, सी होगा ना इसका। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, पेयर वाइज भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इट डज नॉट गारंटी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, है ना। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट गारंटी करता है, क्योंकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में 4 केस आ जाएंगे। ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि ठीक है, आप लोग सही सोच रहे हैं ना, पी ए बी इंडिपेंडेंट होगा, बी सी ए सी, और ए बी सी का इंटरसेक्शन इक्वल होगा पी ए पी बी पी सी के, तो 4 कंडीशन है, तो वो पहले 3 कंडीशन पेयर वाइज के हैं, तो पेयर वाइज डज नॉट गारंटी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट गारंटी पेयर वाइज, तो ये ठीक है, तो इसमें हो सकता है मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, सी होना चाहिए, तो इसे आप बता दीजिएगा उनको, वो करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया 26 30। ओके, 26 एंड 30। यस सर, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये कह रहा है कि 30 tosses of a coin, in 30 tosses of a coin the probability sequence of head 10 is obtained as this। अच्छा, तो ये 30 टोटल लिख रखा है, अच्छा, tail is obtained as H T T H T, तो तुमने काउंट किया 30 बार है टोटल सब मिला के, यहाँ से 22 आ रहा है काउंट करने पे। अच्छा, नहीं सॉरी, 28 आ रहा है। कोई बात, नंबर ऑफ रन्स का पता क्या मतलब होता है? एक्चुअली रन्स आपको सिलेबस में है नहीं, ये नॉन पैरामीट्रिक में ये वर्ड आता है, रन्स का मतलब runs means total number of heads जैसे हेड है तो in the alternative sequence of heads and tails, actually number of heads in alternative sequence of the head and tail, and number of tails in alternative sequence of head and tail। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो ये तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन हो गया, आपके जैम एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। रन ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आता है, यहाँ पे नहीं है। तो एनीवे, आंसर बताओ, आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को, जिन लोगों को पता है? सर 28 आ रहा है। अच्छा, सो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको करेक्ट करवा दीजिएगा। ऐसे ये है ना, रन्स ये वर्ड जैम में है नहीं, फिर भी एक बार डेफिनेशन कैसे आया? हाँ, कैसे आया बताओ भाई, जिन लोगों ने ये run the number of runs of heads होगा या tail होगा, पर ऐसे कैसे हो सकता है number of runs, मतलब तो टोटल नंबर ऑफ रन्स ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए थे, मतलब क्वेश्चन भी तो गलत है। 1 बाय 1 बताने दो, रुको। हाँ, नेहा पांडे आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद है, बट जैसे हेड है तो 1 रन हुआ, उसके बाद टेल का जितना है वो 1 रन होगा, टेल है तो 1 रन काउंट होगा।
जहाँ रिपीटिशन है, रन का मतलब क्या, रिपीटिशन काउंट करते हैं ना। हाँ यस, तो काउंट जैसे रिपीटिशन। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें 4 रन है टोटल, जैसे हेड है, टेल टेल 2 बार है तो लेकिन एक ही रन काउंट होगा नीचे में। मतलब पहले में रन कितना हुआ, फर्स्ट लाइन को लिखिए 4 रन। कैसे। अच्छा हेड मतलब वो 1 रन है। हाँ रिपीटिशन को एक काउंट कर रहा है, अभी कह रहे हैं ना। हाँ हाँ वो 1 काउंट करता है। हाँ, तो जो रिपीट मतलब टी 3 बार आ गया तो एक ही काउंट होगा, टी 2 बार हाँ फिर भी यस एक ही काउंट होगा, टी अगर 4 बार आ गया तो भी एक ही काउंट होगा। यस सर। ठीक है ना, तो रन्स का ये मतलब हुआ। तो देख लीजिए भाई आदित्य, समझ आया कि नहीं। हाँ सर। हाँ मतलब ऐसे काउंट कर लो, जैसे एच है तो एक हुआ, टी आ गया एक हुआ, वो एच आया फिर एक हुआ, और टी आया एक हुआ, अगला क्या एच है एक हुआ, फिर टी आ गया तो वो एक ही होगा। फिर जहाँ एच 4 बार है तो भी एक ही ऐड करना है उसमें, तो ऐसे करके आपको देखना है कितना हो रहा है सम। ठीक है चलिए। सर 27th 27 28 किसका आ रहा था, चेक करो ध्यान से। वो ऐड कर लेना एक बार ठीक से, आराम से लिख लिख के 1 + 1 + 1 करके देख लेना एक बार। ठीक है 28 ना। चलो, तो रन का मतलब वही है कि रिपीटिशन को एक बार काउंट सर करना मैं है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा था, वो आंसर नहीं। अच्छा ओ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, 27th क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। हाँ, अ जार कंटेन y ब्लैक कलर्ड बॉल्स एंड x येलो कलर्ड बॉल। देखो इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल वेरिएबल के चक्कर में मत पड़ो, y को 2 रख लो, इसको 3 रख लो, फिर सॉल्व करो और फिर देखो वेरिएबल पुट करके ऑप्शंस में कौन सा मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा वो आउट, जो मैच होगा वो करेक्ट है। मोर देन 1 मैच हो तो नया x नया y लो, फिर उसको एलिमिनेट करो। ऐसे करके ट्राई कर सकते हो आप। सो कह रहा है कि सर मतलब एक्स वाई रख के फिर किससे मैच कराना है, कैसे क्या। देखो आपने मान लो y लिया 3 फॉर एग्जांपल और x लिया 2, ठीक। यस तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 balls are pulled from the jar without replacement, what is the probability that first ball is black and second yellow। ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप उस डेटा के लिए। आपका कुछ आंसर है, एग्जांपल के लिए 1/3 आ गया मान लीजिए। तो आप वही x वही y जो आपने कैलकुलेट किया जिसके हेल्प से, वही x वही y ऑप्शंस में रखिए आप। अच्छा अच्छा। और जो उसके साथ कोइंसाइड करेगा ना वो करेक्ट होगा। और अब कभी ऐसा हो जाएगा कि एग्जांपल ले रहे हैं तो कभी ऐसा हो जाएगा 2 कोइंसाइड कर जाएगा। अगर देखिए जो कोइंसाइड नहीं किया वो पक्का गलत है ना, क्योंकि वो करेक्ट तो क्योंकि हर सबके लिए ट्रू होना चाहिए। लेकिन कई बार एक से ज्यादा कोइंसाइड हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना, नया x नया y चूज कर लेना है। अभी 2 3 लिया 3 4 ले लो, ऐसे करके। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि हर बार कोइंसाइड कर, एक ही ऑप्शन आएगा उसमें, बाकी आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो आप ट्राई करके। ठीक है सर। अब किसका था, 30 था राइट सर 28 वाला क्वेश्चन देखिए एक बार जी। 28 जो है, कंसीडर जैक्स ड्रॉन 3। अच्छा जैक कोई इंसान है जो ड्रॉज 3 ओ कार्ड्स। सर हाँ सर जैक कोई इंसान है, हमको जैक कार्ड लगा से देखता हूँ मैं पढ़ा नहीं पूरा, मैं चेक करता हूँ क्या कहना चाह रहा है। एक तो ना लिखने वाले भी हमारे प्रूफ रीडिंग करने वाले लोग भी ना ठीक से प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी गलतियां दिख रही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। हाँ ये कंसीडर जैक ड्रॉज 3 कार्ड्स होना चाहिए ऐसे तो, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा मुझे लगा जैक इंसान है, नहीं यार जैक इंसान तो नहीं है। अच्छा चेक करते हैं मतलब है क्या। सर 52 में से 3 निकाला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। अच्छा ठीक है, जैक इंसान ही है, मतलब सही समझ रहे हैं हम, मतलब है ना, सही है ना। जैक ने 3 कार्ड, हाँ ठीक है ओके। तो जैक ने 3 कार्ड ड्रॉ किया 52 में से, हाँ ठीक है। तो 52 में से आपने 3 कार्ड ड्रॉ किए, किसी इंसान ने 52 में से 3 कार्ड्स ड्रॉ किए। अब पूछ रहा क्या प्रोबेबिलिटी एक भी किंग नहीं आएगी, तो इजी है कर लेंगे आप लोग। हाँ सर हो जाएगा, हमको जैक कार्ड लगा था इसलिए हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था थोड़ा। और तो कार्ड की जगह कार्ड लिख दिया, एक बच्चा गलत समझ लेगा है ना। तो ठीक है, सब करेक्शन हो जाएगा। आप जो भी गलतियां उनको भेज दिया करो, वो करेक्ट कर देंगे। ठीक है चलिए 30 ये कह रहा है कि a programmer has 95% chance of finding a bug मतलब error, ठीक है, every time she compiles his code and it takes her 3 hours to rewrite the code every time she discovers a bug। okay so मतलब 90% चांस है कि वो एरर ढूंढ लेगी और 5% चांस एरर नहीं ढूंढ पाएगी। अच्छा अब ये है कि उसको 3 घंटे लगते हैं कोड को दोबारा लिखने में, तो अगर एरर मिला तो वो कोड दोबारा लिखेंगे, है ना, ये चीज है। अदरवाइज अगर एरर नहीं मिला तो उसको लगेगा ओके है, मतलब है ना, कोड मतलब ठीक है। अच्छा
तो चांस ऑफ फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम सी कंपाइल्स हिज कोड, एक तो क्या लिखा है, सी कंपाइल्स हिज कोड, एक जनरल चेंज कर दिया. सो इट टेक्स हर 3 hours टू रीराइट द कोड every time she discovers a bug. Find probability that she will finish her program by the end of her work day. Assume a work day is 8 hours. ये हमारे फिर से टाइपिंग का मिस्टेक है, 8 hours होगा है ना, यहाँ पे 80 होगा इसलिए A लिख दिया है. मतलब लिख के जिसने दिया पेन से वो 8 लिख के दिया, जो टाइपिस्ट को समझ आया वो 8 है, A है, तो फिर उसने A लिख दिया. प्रोपरेटिंग में उसने ध्यान दिया नहीं, दोबारा जब चेक कर रहा था वो, ये सब मिस्टेक है, सब बताना पड़ेगा. तो ठीक है, तो इसको सोच के देखते हैं. 8 घंटे का टाइम है उसके पास. अब वो प्रोग्रामर हैज 95% चांस फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम शी कंपाइल्स द कोड. ठीक है, तो पहले तो वो कोड लिखेगी ना. ये क्या कैसे सोचे हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्रोग्रामर हैज अ 90% चांस ऑफ फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम शी कंपाइल्स हर कोड and it takes her 3 hours to rewrite the code every time she goes a bug. Find the probability that she will finish her program by end of her work day. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएगी. तो देखो अगर कोई एरर हुआ ही नहीं उसमें तो कंप्लीट हो गया. लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने पकड़ नहीं पाई तो है ना, तो यहाँ पे केसेस लेना पड़ेगा कि क्या पार्टीशन, 3 पार्टीशन बन जाएगा ना. एक पार्टीशन होगा कि वो उसको कोई बग नहीं मिला यानी 5% प्रोबेबिलिटी. दूसरा में हो जाएगा कि एक बार बग मिला. तीसरा पार्टीशन होगा कि 2 बार बग मिला. ओके. और उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं क्योंकि वर्क आवर 8 ही दिया है. ठीक है, देखते हैं सर सोच के. तो टेक द दिस. तो आंसर मैच हो रहा है क्या आपका इस तरीके से? चेक करो. तो ये देखते हैं. चलो, तो मतलब ये है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो एरर मिलने है ना, मतलब अगर एरर शी विल बी एबल टू फाइंड द एरर, उसकी प्रोबेबिलिटी 95% है ना, बग मतलब एरर. और नॉट एबल टू फाइंड एरर, तो ये 5% प्रोबेबिलिटी है. ठीक. अच्छा, अब उसके पास 8 घंटे हैं, तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो कोड को कंप्लीट कर पाएगी बाय एंड ऑफ हर वर्क डे. सो एंड ऑफ हर वर्क डे पे कंप्लीट कर पाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 8 घंटे में. तो जिसने सजेस्ट किया कि मान लो नो एरर, E2 जैसे कह रहा है 1 एरर अगर है, E3 है 2 एरर, इस तरह से है. सो मतलब जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी चाहिए कंप्लीट वर्क बाय 8, मतलब विद इन 8 आवर, इन 8 आवर्स. ये मुझे चाहिए कि 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा वर्क उसका. तो अगर एरर नहीं है तो 3 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तो 2 केस है, एरर होगा या एरर नहीं होगा. हाँ, ठीक है. मान लो एरर अगर नहीं है तो काम तो कंप्लीट हो जाएगा. तो एरर ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 5/100. सर इसमें एक केस और भी बनेगा ना क्या सर, वो नॉट एबल टू फाइंड द एरर 5% वाला. नॉट एबल टू फाइंड द एरर, तो एक, अच्छा, तो नो एरर का क्या मतलब, यही मतलब मुझे लग रहा है कि वो फाइंड नहीं कर पा रही, तभी तो उसको लग रहा है कंप्लीट हो गया काम, है ना. सो यही चीज़ है. अब जो कह रहे हैं सर ये पहले वाला केस हो जाएगा. नो एरर का मतलब उस, क्योंकि एरर डिसाइड तो वही कर रही है ना एरर है कि नहीं है. तो जैसे अगर एरर वो डिसाइड फाइंड कर पाएगी 95% चांस है, नहीं कर पाएगी 5% चांस है. अब यहाँ हम एक्चुअल ले रहे हैं ना. अच्छा, ये हम एक्चुअल ले रहे हैं कि उसमें एरर है या नहीं, इस तरह से. तो इससे कुछ ऐसा केस हो गया ना कि लाइक एरर अगर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट कर पाएगी, एरर नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट कर पाएगी. सो नो एरर है
सो मान लो एरर नहीं है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी एरर ना होने की? उसने तो ऐसा नहीं कहा ना क्वेश्चन में एरर ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर वैसे इसमें एक और चीज़ लगेगी कि वो काम कंप्लीट कर पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए होगी हमें। हाँ, काम कंप्लीट होने की कंप्लीट होने पर यही मतलब है कि लाइक एक भी एरर नहीं मिला तो कंप्लीट हो गया उसका, ये मतलब है ना। तो उसको यही लग रहा है कि एक एरर नहीं मिला मतलब कोड रन हो गया तो मतलब काम हो गया, तो ये चीज है। तब ऐसे तक 19% आ रही है। अच्छा चलो कुछ करके देखते हैं। तो मान लो जैसे एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 प्लस मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए ना, और सिंपली कंप्लीट द वर्क। मेरे इसमें 2 बार वो लगाना पड़ेगा, ऐसे क्यों लग रहा मुझे कि 2 बार उसमें कंडीशनल लगेगा। यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, एक तो ये है, तो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। तो कंप्लीट होने में फिर केसेस हैं यहाँ पे कि 0 1 2 एरर है ना। अच्छा नॉट कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि वो एक्चुअली 3 से ज़्यादा एरर मिल गया, यही मतलब है ना। अगर 2 से ज़्यादा एरर मिला तो कितने घंटे लग जाएंगे उसको? अगर 3 एरर मिल गया तो 3 3 3 सो 9 आवर्स लग जाएंगे, तो काम कंप्लीट होगा नहीं। सो है ना, E4 का मतलब वो काम नहीं कंप्लीट कर पाएगी, यही ना। तो काम नहीं कंप्लीट कर पाएगा मतलब उसको 3 से ज़्यादा एरर मिल गया। बाकी एक भी एरर नहीं मिला तो 3 घंटे में कर देगी, एक एरर मिला तो वो कितने 3 आवर में कर देगी, और 2 एरर्स अगर मिले तो 3, एक एरर मिलेगा फिर करेक्ट करेगी, फिर दूसरा एरर मिलेगा फिर करेक्ट करेगी, तो उसको 3 3 6 आवर्स लगेंगे। 3 एरर मिला, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 एरर्स? अगर मैं ये पूछूं मोर देन 2 एरर्स है ना, सो मोर देन 2 एरर्स, इसका ये मतलब है ना काम कंप्लीट कब नहीं कर पाएगी, जब 2 से ज्यादा एरर मिल जाए उसको। सो x अगर नंबर ऑफ एरर्स है तो मोर देन इक्वल टू 3 बोल दो। तो 1 माइनस अगर मैं लिखूं x लेस देन 3, सो यहाँ से अगर तुम सोचो कि नंबर ऑफ एरर्स 0 है या नंबर ऑफ एरर 1 है या नंबर ऑफ एरर 2 है, ऐसे सोचे अगर हम, सो 1 माइनस एक भी एरर नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/100। तो 5%। ओके, एक एरर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 95 × 5/10,000। तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि लाइक एक बार एरर मिला फिर उसका काम हो गया, मतलब उसके बाद नहीं मिला। ओके, तो मतलब 95/100 उसका ये प्रोबेबिलिटी है कि एरर एक मिला, और उसके बाद नहीं मिला तो 5/100। अगला एरर उसको नहीं मिला तो उसमें 3 घंटे लगाए, मतलब फिर उसने रन कराए। ओके, सो 5/100 ये कह रहे हो। माइनस में अगला कि एक एरर मिला 95/100, दूसरा एरर मिला 95/100, और उसके बाद फिर 5/100 कराया उसने, नहीं मतलब एरर नहीं मिला, मतलब ये है कि वो फिर उसने एरर नहीं मिला तो काम कंप्लीट हो गया उसका, ये मतलब है। तो इससे क्या आंसर आएगा अगर तुम इसका सॉल्व करो? तो ये 0.05 यहाँ से 95 × 5 करके डिवाइड करो, 95 × 5 करके 0.04। 0.4 इतना ही देख करो, फिर 95 95 95 अपॉन 100 100 100, बोलो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग कैलकुलेटर से। 0.0475। ये ओके, और ये अगले वाले लास्ट वाले का बाकी लोग भी करो कैलकुलेशन। 0.092। 092, अच्छा बढ़ रही है। ओके, तो फिर तो चेक करो कितना है ये, एक बार बाकी लोग भी चेक करना। ये तो ठीक है 0.05, इसका 95 × 5 बाई दिस, और ये दिस 95 95 5 100 100 100। सो एक बार इसको कैलकुलेट कर लो टोटल, तो 4 डिजिट है यहाँ पे, 4 कर लो, यहाँ भी 4 कर दो, तो लास्ट में हो गया
5 9 1 8 0। ये ज़्यादा आ गया, कितना आ गया ये? 70s में जाएगा ये तो। लास्ट की प्रोबेबिलिटी 0.045125 आएगी ना? अच्छा लास्ट ये Yes, है, sir. चेक कर लो, ये 0.05। हाँ सर, ठीक है, तुमने इसको ऐड कर दिया होगा शायद। 45125 एक मिनट का 0.4045 ठीक है, ओके। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, मतलब ये टोटल बताइए आप। क्लियर नंबर ये है 0.0500, 0.0475, 0.0451। इतना ही करना कैलकुलेशन। सर आप कॉम्प्लीमेंट क्यों निकाल रहे हो? उसका उल्टा निकालना है ना। मोर देन 2 आर था ना, तो ये हाँ ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। ओके मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा। तो मैं अभी क्या किया, ओके दैट फाइन, तुम जो कह रहे हो समझ गए। मैं अभी क्या फाइंड मोर देन 2 एरर्स, इसका मतलब क्या निकाल रहा हूँ मैं कि नॉट एबल टू फिनिश द वर्क, यही निकाल रहा हूँ ना। यस सर। हाँ मैं लिख रहा हूँ मोर देन 2 एरर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मैं ये निकाल रहा था अभी तक। ठीक है ओके। सो अभी मैं निकाल रहा हूँ कि मोर देन 2 एरर, मोर देन 2 एरर आने का मतलब है कि सी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। तो सी विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क अगर एरर लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 है, यही ना। तो लेस देन 3 का मतलब विल एबल टू फिनिश द वर्क, राइट। तो यहां से आ जाएगा आपका कि ये फिनिश द वर्क, तो यही ये ऐड कर लो, तीनों कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो तीनों ऐड कर लो। ये तीनों कितना आ रहा है? तो 14% बनेगा। 14%, 14। हाँ तो अप्रॉक्स यही होगा, तो आंसर गलत दिया होगा, ठीक है ना। रफली आइडिया तो यही है, एक ये तरीका है। ठीक है ओके। तो अभी हमने मॉक टेस्ट 1 कर लिया। अभी किसी और को डाउट है मॉक टेस्ट 1 में? अच्छा कि इसका फर्स्ट पार्ट बता दीजिए, उस वक्त मेरा नेट चला गया था। ये देखो ए, पहले पार्ट ए देख लो क्या है, उसके बाद ऑप्शन देख लो। ए फाइनाइट, ए अगर इनफाइनाइट है तो पी ए 1 है, तो इसका मतलब 2 इनफाइनाइट सेट ले लो डिसजॉइंट, तो उसका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालोगे 2 आ जाएगी। एक ले लो ऑड नंबर का सेट, ठीक, और एक ले लो इवन नंबर का सेट, उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 2 पॉसिबल है? समझ आया कि नहीं? ये दिखा देता हूँ, देखो। सो 21 का ये था, ये देखो एक ये सेट लिया, एक ये सेट लिया, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी 1 है और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 2 आ गई। तो 2 तो पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। चलो तो अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मतलब 2 मिनट का ब्रेक, इसलिए मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ये मॉक टेस्ट 1 का है, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ दूसरे के लिए। इसका चेक कर लेता हूँ, कल क्या है रिकॉर्डिंग में ना साउंड नहीं आया, मैं पहले चेक करूँ इस बार साउंड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, फिर टेस्ट 2 जी। एक डाउट आया था कि कल जब हमने लेमनिस टेस्ट यूज़ कर रहे थे फंक्शन पे, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन भी है क्या? लेमनिस टेस्ट का? हाँ, वो जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ मतलब मास स्क्वायर वाले क्वेश्चन जो था। हाँ मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या लेमनिस टेस्ट पे? हाँ रेस्ट्रिक्शन तो है, वो लिखा है रेस्ट्रिक्शंस होगा कि वो फंक्शन जो होना चाहिए, जो फंक्शंस ले रहे हैं ना वो कुछ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो आई थिंक कंडीशन होगा। मैं स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ प्योर क्या है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन ना। हाँ सर। वो चेक करो, स्टेटमेंट प्रॉपर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार उससे गलती हो जाती है। सो इसका रेस्ट्रिक्शंस रहता है, प्रॉपर स्टेटमेंट बुक में देखो ना लिखा रहता है कि प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। सो वो लोग लिखते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन रहेगा यहाँ पे। कंडीशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जो लिमिट है वो तो ठीक था, वो डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेटिव करते हैं ना हम लोग, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो तो ठीक है कि उसके जो लिमिट्स हैं, मतलब जैसे जी एक्स एच एक्स लेते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, वो तो है ही है, हमारे क्वेश्चन में था ही है ना।
तो एक वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और फंक्शन आई थिंक उसमें कुछ जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे ना हम, तो जैसे तुम इसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हो, और कल हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, किसको, e की पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, है ना। तो वो t का लिमिट तो x के टर्म में ही था, है ना, उसमें एंड में बाद में। तो प्रॉब्लम ये होगा कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, t पे तो नहीं होगा, है ना। ये है जो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो वही डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करोगा, डिफरेंशिएबल होने चाहिए फंक्शन, एटलीस्ट लिमिट्स जो हैं। तो प्रॉपर स्टेटमेंट अगर तुम देखोगे बुक में ना, वो जो प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार चेक करता हूँ, बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्लास में, फिर बताता हूँ। देखो अभी यही स्टॉप करते हैं, अभी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, 2 मिनट का टाइम दो, फिर उसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग अभी 2 कंटिन्यू करेंगे। मॉक टेस्ट 2 आप जब तक आप भी देख लो मॉक टेस्ट 2 में आपके क्या क्या डाउट्स हैं, तो मॉक टेस्ट 2 अभी हम कंटिन्यू करेंगे, 2 फिर 3, ठीक है।